हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आ गया हूँ। सो फ्रेंड्स, आपके एग्जाम हो चुके हैं। एग्जाम आपके लास्ट 18 को खत्म हुए हैं, शायद 18 या 19 को आपके एग्जाम खत्म हो चुके हैं सर। प्रोफेशनल वालों के 19 को हुए हैं और एग्जीक्यूटिव वालों के 18 को। ठीक है सर। फेस्टिवल भी सेलिब्रेट कर लिया, ठीक है सर। पार्टी वार्टी कर लिया, घूम टहल लिया। अब आ जाओ सर पढ़ाई पे, है ना। पढ़ाई करना भी है। तो सर आपके लिए बहुत ही कंफर्ट वाला क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, एकदम मस्त कंफर्ट वाला क्वेश्चन। क्या है सर? और कैसे हुए एग्जाम? आप बोलेंगे सर बढ़िया, एकदम अच्छे, सर कड़क। वाह भाई। कुछ बोलेंगे कि सर बढ़िया हुए, अच्छे ठीक ही हुए सर। कुछ बोलेंगे सर ओके 50-50 है। तो सर जिनके तो बढ़िया एकदम कड़क हुए हैं, अच्छे एग्जाम हुए हैं, उनसे तो उम्मीद करता हूँ झंडे गाड़ के आएंगे, ठीक है सर। और जिनके अच्छे नहीं हुए हैं, जिनके ठीक हुए हैं, जिनको जो बोल रहे हैं कि सर चांसेस है या तो हम टॉप ही कर देंगे या फिर फेल ही हो जाएंगे, क्या पता, या तो इधर या उधर वाले। तो सर ये वीडियो खासकर उनके लिए है जिनको लगता है कि नहीं यार मेरे पेपर ठीक हुए, अच्छे नहीं हुए, या फिर ऐसे वैसे। ठीक है सर। तो सैड नहीं होना। अब आप बोलेंगे कौन सैड होता है? सैड कौन होता है सर? पेपर। अरे भाई होते हैं, कुछ सैड होते हैं, मुझे पता है आप लोग नहीं होते सैड, लेकिन कुछ है जो सैड हो जाते हैं बेचारे। तो सैड नहीं होना है सर। सबसे पहले क्या करना है, एग्जाम की लिस्ट आ चुकी सर। दिसंबर में एग्जाम फिर से लगा हुआ सर। दिसंबर में एग्जाम फिर से होने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले सर पेपर फिर से देखिए कि कौन से क्वेश्चन आए, किस टाइप का, किस लेवल का क्वेश्चन थे। क्या आपने फिर से घर पे आके पेपर को सॉल्व करने की कोशिश की? क्या आपने सर क्वेश्चंस देखे, नहीं देखे? कोई बात नहीं सर, आज की वीडियो ही इसी के लिए। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको लिख के दे रहा हूँ अपनी सेल्फ हैंड राइटिंग में। सारे नहीं दूंगा, 2-4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है सर। फिर अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है, जो ये क्वेश्चन पेपर हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन आया है उसके कुछ क्वेश्चंस या आंसर मैं आपको लिख के दिखाऊंगा ताकि आपको आइडिया लगे लिखते कैसे हैं, ठीक है सर। और सारे नहीं, सारे मत बोलना मेरे से, क्योंकि बहुत है, मैं पूरे नहीं लिखने वाला। अगर किसी में पर्टिकुलर डाउट आता है आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं रिप्लाई करूंगा, ठीक है सर। तो चलिए चलते हैं सर क्वेश्चंस के ऊपर। उससे पहले एज ऑलवेज मैं हिमांशु सिंह और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिव वर्ल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 1A, जो पहला क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा गया था आपके एग्जाम में, डिस्कस द मेन फीचर ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो सर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आपको पता होगा, उसके मेन फीचर्स बताने हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, कम से कम 5 या 6 पॉइंट आपको लिखने हैं, ठीक है। तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन ऑल्सो नोन एज पब्लिक कॉर्पोरेशन, आई होप आपको पता ही होगा। नहीं पता होगा तो आपको बता देता हूँ। ऐसे कॉर्पोरेशन जो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से आते हैं, जैसे ICSI हमारा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, ठीक है सर। तो ऐसे एक एग्जाम्पल था। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के क्या फीचर्स हैं, तो देखिए सर मैंने इसका आंसर लिखने की कोशिश की है। तो मैंने एक इसका आंसर प्रोवाइड किया है अपने लैंग्वेज में, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1A कह रहा है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और पब्लिक कॉर्पोरेशन आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर द स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। आई होप आपको स्क्रीन पे क्लियरली दिख रही होगी, ठीक है। नहीं भी दिख रहा है तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ऐसे कॉर्पोरेशन होते हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन जो इनकॉर्पोरेट होते हैं अंडर द स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट से बनते हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है, ठीक है, वो बनाती है, ठीक है। द मेन फीचर ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आर एज फॉलोज। अब मेन फीचर क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। सबसे पहला, इट हैज हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी होता है, ठीक है, एंड ऑल्सो इट्स फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड कंट्रोल। पहला फीचर क्या है, हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसके पास, ठीक है, और गवर्नमेंट के रेगुलेशन और कंट्रोल से काफी हद तक फ्री होते हैं, उनका ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता, क्योंकि सर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से आए तो वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी होते हैं, अपना खुद का काम करते हैं, ठीक है सर। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट। सर सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, आपको पता ही, ऑलरेडी पता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट बॉडी होती है,
दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, द एम्प्लॉय ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन आर नॉट रिगार्डेड एज गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे अलग से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो एम्प्लॉय होते हैं गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन या पब्लिक कॉर्पोरेशन के, उनको क्या हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय बोलते हैं? नहीं, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इनको नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है, सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है, इसलिए इनको अंडर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं बोल सकते किसी भी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को, ठीक है। पब्लिक कॉर्पोरेशन आर इंक्लूडेड विद इन द मीनिंग ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12। जो सर आर्टिकल 12 है उसके तहत सर पब्लिक कॉर्पोरेशन को हम स्टेट मानते हैं, ठीक है। देयरफॉर द फंडामेंटल राइट्स कैन बी इन्फोर्स अगेन, यानी जो फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं तो स्टेट की डिफिनीशन में सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही नहीं आती सर, ये पब्लिक कॉर्पोरेशंस भी आते हैं जो अंडर स्पेशल एक्ट से बनते हैं, ठीक है सर, ठीक है सर। तो अंडर आर्टिकल 12 इनको जो है ये स्टेट, पब्लिक कॉर्पोरेशन को स्टेट माना जाता है। पॉइंट नंबर 5 है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आर इंक्लूडेड डीम टू बी स्टेट, देयरफॉर इट इज सब्जेक्ट टू रिट जुरिस्डिक्शन। अब इनको स्टेट की डिफिनीशन में कंसीडर किए गए, स्टेट मतलब गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के पार्ट होते हैं, तो इट इज सब्जेक्ट टू रिट जुरिस्डिक्शन। तो इसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32 या हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 226 के तहत हम सर इनके अगेंस्ट में फंडामेंटल राइट्स क्लेम कर सकते हैं, इनके अगेंस्ट भी केस किया जा सकता है। और नंबर 6 इज अंडर द विकेरियस लाइबिलिटी। विकेरियस लाइबिलिटी कौन सी लाइबिलिटी होती है सर? ऐसी लाइबिलिटी जो दूसरों की वजह से हम पे आती है, ठीक, उसको विकेरियस लाइबिलिटी कहते हैं, ठीक है। कॉर्पोरेशन इज लाइबल टू पे डैमेजेस फॉर रॉन्ग डन बाय देयर ऑफिसर्स और सर्वेंट। जो कॉर्पोरेशन है वो लाइबल होगी अगर उनके जो एम्प्लॉय है, उनके सर्वेंट, अगर वो कुछ गलत करते हैं तो कॉर्पोरेशन इसका जिम्मेदार होता है, पब्लिक कॉर्पोरेशन, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, और उनको उसकी लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी, उनके ऊपर लाइबिलिटी आएगी, डैमेजेस उनको पे करना पड़ेगा, ठीक है सर। दे आर ऑल्सो लाइबल इवन फॉर टॉर्ट। ये किस लिए लाइबल होते हैं? टॉर्ट के लिए भी, रिक्वायरिंग मेंटल एलिमेंट एज एन इंग्रेडिएंट, ठीक है, मैलिशियस प्रूफ। अगर टॉर्ट का कुछ काम, ये अगर कोई टॉर्ट करते हैं तो उसके लिए भी लाइबल होते हैं, ठीक है। यानी कि जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एज अ स्टेट, इसको ज्यादातर कंसीडर किया जाता है। यही कुछ इंपॉर्टेंट फीचर थे जो हमें एग्जाम में लिखने थे। अगर आप लिख के आए तो अच्छी बात है, नहीं लिख के आए तो देख लीजिए, ये कुछ पॉइंट्स है मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखे हैं, ठीक है सर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 का पार्ट बी हमने लिया है, केस लॉ है सर। केस लॉ क्या है? कह रहा है विजय एंड एक्यूज्ड, एक एक्यूज्ड है, उसके ऊपर कोई आरोप लगा है, ठीक है, कमिटेड एन ऑफेंस ऑफ डकैती इन 2015। उसके ऊपर ये आरोप है कि उसने 2015 में डकैती किया था, लूटमार की थी। बढ़िया बिजनेस है ना सर, डकैती करना। 10 साल की सजा थी उस टाइम, अब लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, ये केस लॉ कह रहा है, ठीक है सर। तो एट दैट टाइम डकैती वॉज पनिशेबल। उस टाइम डकैती क्या बोला? डकैती जो पनिशेबल थी विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ 10 years, मतलब उस टाइम जो सजा थी वो 10 साल की थी। इन 2016 ड्यूरिंग ट्रायल, अब उसका ट्रायल चल रहा है, केस चल रहा है इसके ऊपर, ठीक है, कोर्ट में ट्रायल चल रहा है इसके ऊपर। उसी टाइम एट दैट टाइम एक लॉ पास किया गया विच मेड डकैती पनिशेबल विद लाइफ इम्प्रिजन। जो डकैती है उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, तो सर एक लॉ पास किया गया जिसके तहत अब जो सजा होगी डकैती की वो 10 साल ना होके कितने साल हो जाएगी सर? लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद तक, ठीक है सर। तो क्वेश्चन है विच पेनल्टी वुड बी एप्लीकेबल ऑन एक्यूज्ड विजय। तो एक्यूज्ड विजय, जो विजय है उसके ऊपर कौन सी पेनल्टी लगेगी? 10 साल वाली या लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाली? और कह रहा है डिस्कस द आंसर विद रेफरेंस टू आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सर कह रहा है कि आपको आंसर जो डिस्कस करना है वो आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 1 के तहत करना है। जी सर, तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। क्वेश्चन क्या है सर? विजय एक बंदा है, उसने डकैती की थी 2015 में, उस टाइम उसको सजा सुनाई गई थी 10 साल। उस टाइम डकैती की सजा थी 10 साल, लेकिन उसका ट्रायल चल रहा है अभी। 2016 में एक नया लॉ आया और उसने बोल दिया कि अब जो डकैती की सजा है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो कौन सी सजा विजय के ऊपर अप्लीकेबल होगी? और आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 1 के तहत आपको डिस्कस करना है, ठीक है। तो सर इसका प्यारा सा एक आंसर मैंने लिख के दिया है, ठीक है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो सर सबसे पहले बोला गया कि आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 1 के हिसाब से आपको बताना है। तो आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 1 किस बारे में बात करना है ये आपको पता होना चाहिए सर। फंडामेंटल राइट है, ठीक है। आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 1, आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3 वेरी इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। तो आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 1 क्या है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 1 विच इज अबाउट प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस। किस लिए है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस, वेयर जहां पे नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, जहां पे किसी भी पर्सन को कन्विक्ट नहीं किया जाएगा, सजा नहीं किसी भी ऑफेंस पे, एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट दैट टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एक्ट, ठीक है, चार्ज एज एन ऑफेंस, नॉर बी सब्जेक्टेड टू अ पेनल्टी ग्रेटर देन दैट विच माइट हैव बीन inflicted under the law in force at that time of the commission of the offense। सर सिंपल ये बोला जा रहा है, आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 1 ये कह रहा है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कहता है कि कोई भी पर्सन को कोई भी ऐसी सजा नहीं मिलेगी, किसी भी उस जुर्म में, उस ऑफेंस के लिए सजा नहीं मिलेगी जो प्रेजेंट टाइम में अप्लीकेबल है ही नहीं। मतलब अगर कोई वायलेशन किया था और वो पास्ट में किया था, उसकी सजा अब नहीं मिलेगी, ठीक है। जो करंट टाइम में लॉ है उसके तहत आपको सजा सुनाई जाएगी। तो कह रहा है सर इन द गिवन केस लॉ, जो विजय है, जो अक्यूज्ड है ऑफ एन ऑफेंस ऑफ डकैती इन 2015 एंड द पनिशमेंट, और जो पनिशमेंट फॉर द सेम ऑफेंस विल बी इम्प्रिजनमेंट ऑफ 10 years, 10 साल है एट दैट टाइम। बट ड्यूरिंग हिज ट्रायल इन 2016, लेकिन उसके ट्रायल में 2016 एक लॉ पास होता है विच मेड डकैती पनिशेबल विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट। सो इन दिस केस एज पर आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 1 द पनिशमेंट फॉर द विजय cannot be increased from 10 years to life imprisonment. He will be punished only for maximum 10 years। ठीक है सर, समझ में आया? उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि सर जिस टाइम उसने एक गुनाह किया था, जिस टाइम ऑफेंस किया था, उस टाइम जो सजा थी वो 10 साल थी। समझ में आया? लेते हैं 2A का थर्ड। 2A का थर्ड क्या है सर? डिस्कस द इम्पोर्टेंट फॉर्म्स ऑफ मेंसरिया अंडर द इंडियन पेनल कोड 1860। ये क्वेश्चन देख लेते हैं सर। ये मैंने, अगर आप मेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज देखे होंगे GIGL की, तो मैंने आपको बताया था कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। देखिए 4 मार्क्स से क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लेंगे, ठीक है। मेंसरिया मतलब गिल्टी माइंड। गिल्टी माइंड के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, उसके इंपॉर्टेंट फॉर्म्स पूछे जा रहे हैं। 3 फॉर्म होते हैं, चलिए देख लेते हैं सर। देखिए प्यारा सा आंसर है, क्या है? मेंसरिया इज ए लैटिन वर्ड है, आपको भी पता है, विच मीन्स अ गिल्टी माइंड। मेंसरिया इज डिफाइंड एज द मेंटल एलिमेंट। मेंसरिया क्या डिफाइंड है? एज अ मेंटल एलिमेंट है, ठीक है, नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट क्रिमिनल लाइबिलिटी। मेंसरिया बहुत जरूरी है क्रिमिनल लाइबिलिटी के लिए। मेंसरिया गिल्टी माइंड होना बहुत जरूरी है। अ बैड इंटेंशन और गिल्ट इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट, मतलब ये जरूरी है। अब इसके 3 फॉर्म के बारे में डिस्कस किया, क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो 3 फॉर्म के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देंगे, उतना मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है सर। तो फॉर्म्स ऑफ मेंसरिया क्या है? सबसे पहला इंटेंशन। इंटेंशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज द पर्पस ये डिजाइन विद विच एन एक्ट इज डन। क्या पर्पस है? इंटेंशन क्या है? क्यों हम करना चाहते हैं, ठीक। ये भी एक गिल्टी माइंड का फॉर्म है, ठीक है। इट इंडिकेट द पोजीशन ऑफ माइंड की पोजीशन के बारे में इंडिकेट करता है। सेकेंड है सर नेग्लिजेंस मतलब केयरफुल ना रहना, ध्यान नहीं देना। इट इज सेकेंड फॉर्म ऑफ मेंसरिया। नेग्लिजेंस इज नॉट टेकिंग केयर, ध्यान नहीं रखना। वेयर देयर इज अ ड्यूटी टू टेक केयर, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप किसी पोजीशन पे बैठे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस बात का ध्यान रखें। कोई रिस्की काम है, आपने इस बात का ध्यान न रखा तो आपको मेंसरिया मान लिया जाएगा, गिल्टी माइंड मान लिया जाएगा, ठीक है। इट इंडिकेट अ स्टेट ऑफ माइंड वेयर देयर इज एब्सेंस ऑफ डिजायर टू कॉज अ पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस। और लास्ट फॉर्म जो है वो रेकलेसनेस क्या होता है सर? It occurs when the person does not desire the consequence। ये तब ऑक्वर होता है जब पर्सन consequence के बारे में सोचता नहीं, रिजल्ट के बारे में, but foresees the possibilities and consciously takes the risk। लेकिन उसको पता रहता है कि ये हो सकता है, अगर उसने ऐसा किया तो ये हो सकता है, बट वो उसको इग्नोर कर देता है। इसको क्या बोलते हैं सर? रेकलेसनेस, ठीक है। यही 3 फॉर्म थे, 4 नंबर का क्वेश्चन था। इतना लिख के आते हैं तो आप काफी पर्याप्त है, सफिशिएंट है, ठीक है सर। एक कोई और क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए 3 का ए देख लेते हैं। 3A का क्या है? व्हेन द ओपिनियन ऑफ एनी पर्सन इज रिलेवेंट एक्सेप्ट एक्सपर्ट्स अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ठीक क्वेश्चन सर। ये GIGL का अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की आपने सीरीज देखी होगी तो इंडियन एविडेंस एक्ट वाले चैप्टर में मैंने इस पॉइंट को इम्पोर्टेंट बताया था। और देखिए क्वेश्चन यहाँ से सीधा 4 नंबर का पूछ लिया गया है,
कह रहा है कब कोई थर्ड पर्सन, जो कोई पर्सन होता है एक्सपर्ट को छोड़ के किसी पर्सन की ओपिनियन की कब हमें जरूरत पड़ती है और उसको हम कब मान लेते हैं, इसको एविडेंस कंसीडर करते हैं। नॉर्मली जो थर्ड पर्सन को किसी का ओपिनियन को मायने नहीं रखता है एक्सपर्ट को छोड़ के, ठीक है, उसको एविडेंस के तौर पे नहीं गिना जाता है। बट कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं जहां पे गिना जाता है। तो कौन कौन से केसेस हैं? ठीक है सर, 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 पॉइंट लिख देते हैं। मोर देन सफिशिएंट क्या है? इन एडिशन टू द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, ओपिनियन ऑफ एनी अदर पर्सन इज ऑल्सो रिलेवेंट। ओपिनियन ऑफ एनी अदर पर्सन भी रिलेवेंट होता है अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट 18 इन द फॉलोइंग केसेस। कौन कौन से केस हैं सर? ओपिनियन एज टू द हैंड राइटिंग ऑफ द पर्सन इफ द पर्सन प्रोवाइडिंग ओपिनियन इज फैमिलियर विद हैंड राइटिंग ऑफ अ पर्सन इन क्वेश्चन। मतलब कोई ऐसा पर्सन है जिसको हैंड राइटिंग की बहुत समझ है और वो फैमिलियर हो जो पर्सन जिसकी हैंड राइटिंग से, ठीक है, तो उसका ओपिनियन कंसीडर किया जा सकता है एज एन एविडेंस। दूसरा सर, ओपिनियन एज टू द डिजिटल सिग्नेचर से, डीएससी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होती है, ठीक है, उस केस में किसका ओपिनियन मैटर करता है सर? डीएससी जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं उसका ओपिनियन भी इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के तहत लिया जा सकता है। सेकंड, थर्ड पॉइंट, ओपिनियन एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी जनरल राइट और कस्टम इफ द पर्सन गिविंग द लाइकली टू बी अवेयर ऑफ द, कोई राइट है, कोई कस्टम है, ठीक है, कोई रीति रिवाज है, उसके बारे में किसी थर्ड पर्सन से ओपिनियन लिया जा सकता है सब्जेक्ट टू कंडीशन वो अवेयर हो, उसके बारे में पता हो ओपिनियन, ठीक है, कस्टम के बारे में, ठीक है। और चौथा और लास्ट, ओपिनियन एक्सप्रेस बाय कंडक्ट एज द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी रिलेशनशिप बाय पर्सन हैविंग स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज। कोई और ओपिनियन जिसमें कोई स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज हो आपके पास, ठीक है, तो आपसे ओपिनियन लिया जा सकता है और उसको इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के तहत कंसीडर किया जा सकता है। बस आज के लिए इतना ही। ये 4 क्वेश्चन थे, मैंने 4 क्वेश्चन आपको 4 क्वेश्चन लिख के दिखा दिए अपनी सेल्फ हैंड राइटिंग में। अब आप सर जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है, जिनका अच्छा भी हुआ है, लग रहा है कुछ चांसेस बन रहे हैं, नहीं बन रहे रिजल्ट का, तो आप पहले अपने क्वेश्चन पेपर को लिख के प्रैक्टिस कीजिए, आंसर लिखने की कोशिश कीजिए सर। और अगर कोई डाउट आता है तो आप सिंपली उसमें मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है सर। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।